अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे-हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? ओ भाई, मैंने गलती से जान कह दिया है, अब जान को ना हो, गलती से कह दिया, मेरे मुंह से निकल गया है। मैच जीतने की खुशी में मैं भंगड़ा डाल रहा हूँ। मैच तुमने बड़ा ऑस्ट्रेलिया को रहा है, बांग्लादेश को रहा है। अकल करो, वो ले दे चले थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, मिसबाउल हक समेत जीत गए। यार खुदा का खौफ करो, इसी मिसबाहुल हक की क़यादत में तुमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया है। टेस्ट सीरीज में वनडे मिसबा के समेत जीतना ऐसे ही है जैसे डोई के बगैर हांडी में से बोटी ढूंढना। ऐसे ये हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। Exactly. एक दिन में सब कुछ भूल जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर अगले दिन जब वो कुछ कर देता है तो फिर उसके जमीनों आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर देते हैं उसकी तारीफ में। यार मैं थोड़ा सा मोहब्बत में अपनी क्या तबीयत में, मिजाज में, बहसीयत मजमूई पूरी मैं कौम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ठहराव पैदा करना चाहिए हमें। और यार मैं मजाक से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कहते रहा हूँ चाचू मिसबा, ये देखो आई लव यू। चाचू। चलो यार प्रोग्राम शुरू कर लो ना, अब जरूर मिसबाउल हक से मुझे लेटर पढ़वाने हो। कबल इसके कि हम अपना शो शुरू करें, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करनी है। अल्लाह खैर करे, मैं मिर्ज़े गालिब की गज़ल अपने नाम से सुना बैठा। बात ये थी कि कल जब हम नए आईएसआई चीफ की तकर्री के हवाले से बात कर रहे थे और उनकी शाहरुख खान के साथ मुबैना रिश्तेदारी का हमने जिक्र किया था। बिल्कुल। तो तुमने क्या जिक्र किया था? वो तो सारा मीडिया जिक्र कर रहा था। नहीं, वो सबने ही गलत किया है। हुआ ये है कि इस गलत फहमी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि इंडियन न्यूज़ एजेंसी और अखबारात ने हमारे एक दिफाई मुबस्सर को, जो बहुत मतलब हमारे लिए बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत अथेंटिक अंदाज में बात करते हैं, उनको गालिबन वो किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं और उन्होंने ये जो शाहरुख खान के साथ मुबैना रिश्तेदारी भी नहीं, शाहरुख खान की जो वालिदा के हवाले से कहा गया था कि वो उनके चचा की लेपालक बेटी थी, वो दरअसल जनरल ज़हीरुल इस्लाम की रिश्तेदारी नहीं बनती थी, अगर वो रिश्तेदारी थी भी तो। लेकिन ये जो ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नहीं है, बल्कि हमारे जो 10 कोर के कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज। अच्छा, और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम के रिश्तेदार हैं, एक ही बरादरी से दोनों का ताल्लुक है और दोनों का ताल्लुक कहूटा के गांव मेटोर से है। और मेटोर एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है छोटा सा गांव है और तकरीबन तमाम की तमाम जो आबादी है, मोर देन 90% जो है वो पाक फौज में, और पाक फौज के भी हाई रैंक्स तक पहुंचने वाले जो अफसरान हैं वो मेटोर से हैं। बल्कि यहाँ पर कहा यह जाता है, पोठवारी ज़बान में मशहूर है कि मेटोर की माएँ जो हैं वो सिर्फ लेफ्टैन पैदा करती हैं। वाह। सर ये वजाहत तो हो गई है, अजीजी साहब इस बात पे अड़े हुए हैं कि इब्तिदाई गुफ्तगू इन्होंने करनी है। अच्छा जी, फरमाइए सरकार। पहले तो ये अपने खुलूस और अदब में से तंज साफ करो ना, फिर मैं बात करता हूँ। तुम्हें अदब रास ही नहीं आता। नहीं, ये जो तुम कहते हो ना जी फरमाइए, हाँ, इस तरह कहो ना, जी फरमाइए, ये होती है तंज के बगैर गुफ्तगू। अच्छा यार जो बोलना है बोलो प्लीज। अब ठीक है। अब मैं तो इसे ये कह अब रहा ठीक है, था अब कि तबीयत ठीक हो गई। यार मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की इब्तदाई गुफ्तगू की शुरुआत का आगाज मैं करूंगा। इब्तदाई गुफ्तगू की शुरुआत, आगाज, एक स्टार्ट लफ्ज रह गया, वो भी इनायत कर दें। स्टार्ट यानी मैं करूंगा, वही कहना चाह रहा हूँ। समझ गए तुम, समझ गए। यार असल में मैं इतना टेंस हुआ हूँ कि पाजनैद यार किसी की तवज्जो ही नहीं पड़ रही इस तरफ कि पूरा शहर जो है वो लुटमार का एक बाकायदा अड्डा बन गया हुआ है। कौन सा तुम्हें शहर? पता है ये लाहौर शहर जो है इसमें इतनी को राजनी और डकैती हो रही है कि तुम सोच नहीं सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। यार मैं हैरान हो गया हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अपना एहसान भट्ट साहब, मुझे बता रहे थे कि ये आज मैं कैसे लुटा गया हूँ। कहते हैं मैंने घर से खाना खाया, दाल चावल खा लिए, बट आदमी बेचारा ऊपर से मोटरसाइकिल पे बैठ गया, ठंडी ठंडी हवा चली, हल्की हल्की नींदर भी आ जाती है। यार बट वाहिद ऐसा शख्स है जो सोते सोते भी मोटरसाइकिल चला लेता है। कहता मैं अपने मैये में जा रहा था, ये इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड की बात बता रहा है। कहता मुझे एक बंदे ने हाथ दिया, मैं मौज में था, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बेचारा पता नहीं कोई शायद पूछना चाह रहा है। कहता जी उसने वही किया, उसने मुझसे एड्रेस पूछा कि भाई जी यतीम खाना चौक कहाँ है। कहता मैंने बता दिया सीधा जाए जनाब, आगे इकबाल टाउन मोड़ है, उधर से सज्जे हाथ हो जाए।
आगे पहला चौक जो बड़ा आएगा वो यतीम खाने का ही चौक है। कहते नहीं यतीम खाना चौक तो हो गया, असल में उधर जो वो शिजान फैक्ट्री है मैं उधर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी उस चौक से खब्बे हाथ हो जाए, व्हाट्सअप करने लग गए। आगे जाएंगे वहाँ पे एक सज्जिया देखेंगे तो गेट नजर आ जाएगा आपको। कहते नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस फैक्ट्री के पीछे जो आबादी है, कहता है वो गल लमकाता जा रहा है, लंबी करता जा रहा है। गुफ्तगू के दौरान ही ऐसी एक दम आगे का मोटरसाइकिल वाला उस बंदे के पीछे खड़ा हो गया, वो जो एड्रेस पूछने के लिए हाथ दे रहा था। उस लड़के ने फौरन पिस्तौल निकाल ली, पिस्तौल निकाल के बट साहब पे तान ली। अब वो बेचारा एहसान कहता है कि भाई जी ये जो मेरी दांत में बोटी फंसी हुई है ना, इसके अलावा जो मर्जी निकलवा ले, हुक्म करे। उसने कहा फटाफट अपना मोबाइल और बटवा निकालो और इधर पकड़ाओ। उसने दोनों चीजें पकड़ाई उसको, वो लेके वो जो मोटरसाइकिल वाला पीछे से आया था उसके पीछे बैठ के डाकू निकल गया। बादशाह बेचारे अब देखो ना सिर्फ दाल चावल का मजा लेते रहे। ये वैसे तो पहली बात है कि सिर्फ लाहौर शहर का अलमिया नहीं है, पूरे पंजाब में हर शहर में यही कुछ देखने में आ रहा है। और पंजाब की बात क्या कर रहे हैं, मामला पंजाब तक मौकूफ नहीं है। कराची तो पहले ही स्ट्रीट क्राइम्स की आग में जल रहा है, और पेशावर, कोयटा, मतलब पूरे पाकिस्तान में। लेकिन पंजाब में पिछले चंद माह के दौरान हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि अगर आपको कोई ऐसा आपका दोस्त, अजीज़ या रिश्तेदार मिलता है जो ये कहता है कि मेरे साथ कोई वारदात नहीं हुई या मैंने कोई वारदात देखी नहीं है, सुनी नहीं है पिछले चंद माह के दौरान, तो आप चंद लम्हे के लिए हैरतज़दा रह जाते हैं, तुम इसी माशरे में रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मुल्क में बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है यार। ये डेरा गाजी खान का एक इलाका है, चोटी जेरी, लगारी खानदान का। हाँ, वहां के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मुबीन लगारी और दूसरे का नाम है शौकत लशारी। मैट्रिक के स्टूडेंट है। तुम यकीन करोगे कि दोनों ही अगवा हो गए। और किस इलाके से अगवा हुए हैं? शाह सदरुद्दीन को थाना है, उसके इलाके से ये दोनों बच्चे अगवा हो गए। लो जी, वो जो घर वाले हैं इनके, उन्होंने बेचारों ने मिन्नतें तरले ले लेके तो बुरा उनका हाल हो गया। आखिर वो अपनी भजनस के बाद उनको पता चला कि बच्चे हमारे किसने अगवा किए हुए हैं और कहाँ हैं। आके उन्होंने ये थाना शाह सदरुद्दीन के बंदों को बताया, SHO को बताया, DSP को बताया। वो आगे से कहते हैं भाई जी वो जिन्होंने अगवा किए हुए हैं ना, हम नहीं उनसे मतक्का लगा सकते, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, तो आप इनके साथ वो जो पैसे मांग रहे हैं ना उसका बंदोबस्त करें, फिर हमको उनसे मजाकरात करते हैं। SP ने कहा उस DSP और SHO को कि बच्चे दोनों जो है वो बरामद कराओ। आगे से चुप है, नहीं बरामद करा रहे। यार को बात है करने वाली। ऊपर से वो कहते हैं जी हमारे इतने वसाइल नहीं है, फलाने थाने वाले हमारे साथ मिल के अगर चलें तो हम फिर जाके करें। वो फलाने थाने वाले कहते हैं जी ऐसे नहीं जाना। ओ भाई, DG खान भी कोई कबायली इलाका तो नहीं है ना, पंजाब का इलाका है। हमारे बड़े बड़े जो तुर्रम खान सियासतदान है इसी इलाके के हैं, कोसा साहब, लगारी खानदान। और यार मैं तो ये सुन के हैरान हो गया हूँ, बच्चों का पता है कहाँ गवाह हुए हैं, वालिदैन घर बैठे मिलते तरले कर रहे हैं, थाने वाले अपने थाने में बैठे हुए हैं। जिनके बच्चे अगवा हुए हैं यार, उनकी क्या हालत होगी जब वो बच्चे मार देंगे तो फिर थाने वाले बाहर निकलेंगे। पंजाब में तो अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि अब बजाय जोक्स एक दूसरे को मैसेज करने की बजाय लोग वार्निंग मैसेजेस भेज रहे हैं कि भाई हजूरे वाला 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होशियार रहे। आधी रात के वक्त लोग, यानी लाहौर के अंदर इस तरह के गैंग्स आ गए, ट्रेंड गैंगस्टर्स आए हुए हैं जिनके पास नॉइजलेस आरियों से वो आपके कुंडे काट लेते हैं पूरे और आपकी गाड़ी लेकर गायब हो जाते हैं। यानी मखसूस औकात हैं उनके। और यार इस मसले पर आप घंटों बहस करें, लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरियरेटिंग सिचुएशन है इस सूबे में, आप इसी नुक्ते पर पहुंचते हैं कि जब तक हमारे थानों को उनकी जो अवेलेबल फोर्स है वो वाकई अवाम के लिए अवेलेबल नहीं होगी, ये जो मोर देन 70% सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर मुतय्यन है पुलिस, इसको वापस थानों में नहीं भेजते। और दूसरी बात वही जिसका हम अपने हफ्ता 2 हफ्ते पहले हमने जिस अपने एक स्पेशल सेगमेंट में जिसका जिक्र किया था कि अगर अपने महदूद वसाइल के बावजूद पुलिस हमारी किसी गैंगस्टर को या डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो भी जाती है तो 1 या 2 दिन के बाद इंतहाई आसानी के साथ वो डाकू अपनी जमानत करवा के बाहर आ जाते हैं और पुलिस का मुंह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाय हाय हल्ला, पुलिस का मुंह चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अगर लोड शेडिंग खत्म हो गई तो जनरेटर्स का कारोबार कैसे चलेगा? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का सनतकारों को बरजस्ता जवाब। क्या बरजस्तगी,
मैं तुम्हें कहता था ना कि डॉक्टर फरदौस आइए कमान साहबा को बहुत ख्याल है आवाम का, तुम इधर बैठ के बातें शुरू कर देते हो हमें फजूल सी। ये है डॉक्टर फरदौस आइए कमान साहबा, जिन्होंने देखना रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करना है। आहा। जी जनाब, सही कह रही है वो। ये लोड शेडिंग खत्म हो गई, जनरेटर ही बिकने बंद हो जाने हैं। कहाँ जाएंगे जनरेटर बेचने वाले लोग, भूखे मारने उनको। ये तो है। इसलिए वो डकैती चोरी और कत्ल गारत भी नहीं रोक रहे। नजायज असला बेचने वाले यार बेचारे फिर जाके संघाड़े लगाएंगे। तुम इधर बैठ के रो रहे होते हो जी गैस नहीं आती, गैस नहीं आती, गैस नहीं आती, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, फलान हो गया, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। तुम्हें अपने कारोबार की पड़ी हुई है। ये जो लकड़े और कोयले बेचने वाले हैं, ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे ना फिर, अगर गैस देनी शुरू कर दें आप लोगों को तो। और ये ऐसे अच्छा भी ना कहो मुझे आगे से, ये जो तुम अभी भी तंजिया गुफ्तगू कर रहे हो। मैं तंजिया बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो। ये होती है लॉजिक की बात, लॉजिक और आवाम दोस्ती, इसमें भी तुम्हारी तंज नजर आ नहीं रही। बाबा तंज नहीं है यार। मेहनत कर, हसद न कर। दान दिए जे लखां चकराते हैं ता जाके किधरे वजारत इतलात और नशरियात बनता। फजूल ही सारे मुल्क में जाली दवाइयां बिक रही हैं जी, जाली दवाइयां बिक रही हैं। और तुम्हें खालस दवाई दे दे, पहली खुराक में तुम ठीक हो जाओ, डॉक्टर सारा दिन वेला बैठा रहे। वो बेचारा अपने कंपाउंडर को कह रहा हो बाहर निकल के, आवाज ते ला, आयो बीमारी वाले, आयो बीमारी वाले, आयो बीमारी वाले, आप बीमारी वाले आयो, नजले दी दवाई नाल हेपेटाइटिस दे टीके मुफ्त। ये जो आप लोगों के नलकों में गंदा पानी आता है, ये गैर मुल्की सरमाए को फरोग देने के लिए आता है। साफ पानी आना शुरू हो जाए, जो अरबों रुपया लगा के मिनरल वाटर की फैक्ट्रियां लगाई हैं, वो बर्बाद हो गए, बैठे हो बेचारे। वो मशीनें बाहर निकाल के फैक्ट्रियों में थिएटर खोल ले। वक्त आने पर बताऊंगा कि मेहरान स्कैंडल किसने तैयार किया है। जहांगीर बदर का बयान। बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है, मुझे पीपल्स पार्टी के लीडरों की समझ नहीं आ रही, सारी लंबी लंबी तारीखें देते जा रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? खुर्शीद शाह साहब का बयान सुन लो, 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। एतजाज हसन साहब का फरमान है कि मुशर्रफ 2040 में वतन वापस आएंगे। और जहांगीर बदर साहब फरमा रहे हैं वक्त आने पर बताऊंगा। तो ठीक है ना, वैसे मुझे इनकी गुफ्तगू से लगता है कि हुकूमत का अपना वक्त आ गया। क्या मतलब? तरक्की करने का यार। अच्छा तरक्की का अच्छा। बूम पीरियड जी जी। या फिर बड़ूम पीरियड। ये फिक्रा तो अब इतना मशहूर हो गया, वक्त आने पर बताऊंगा। मेरा यार नहीं है तो फैल थैला, उसका पुत्र फेल हो गया। और मैंने कहा फेल क्यों हो गए? कहता अंकल वक्त आने पर बताऊंगा। मैंने एक रखी टका के, मैंने कहा बताते क्यों नहीं? कहता सवाल ही इतने मुश्किल थे, मैंने किए भी हैं फिर फेल कर दिया। मैंने कहा क्या सवाल आया था? कहता जी सवाल आया था मुगलिया दौर के जवाल के असबाब बताओ। मैंने उसका जवाब लिखा है, वक्त आने पर बताऊंगा, तो फेल कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई एडा तो रहमान मलक। हाय 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 हाय, जमहूरियत को खतरा किन लोगों से है? वक्त आने पर बताऊंगा, रहमान मलक। बेनजीर के कातिल कौन है? वक्त आने पर बताऊंगा, रहमान मलक। कराची टारगेट किलिंग के पीछे किन कुव्वतों का हाथ है? वक्त आने पर बताऊंगा, रहमान मलक। मेमो गेट स्कैंडल किसका खेल है? वक्त आने पर बताऊंगा, रहमान मलक। मलक साहब घड़ी ठीक करा लो सरकार। ये मेरा ख्याल है जहांगीर बदर साहब ने रहमान मलक साहब के साथ बैठ के रोटी खा ली। फ्रेंच प्रेसिडेंट सरकोजी ने कहा है कि दोबारा सदर बनने के लिए हर चीज दांव पर लगा दूंगा। बहुत अच्छे सरकोजी, अब चीज रह कौन सी गई है मेरा वीर? ये वही सदर है ना बेचारा, जिसको सैंडलों स्कैंडलों और टमाटरों समेत हर चीज मारी जा चुकी है। और देखो कितनी दिलेरी के साथ कह रहा है कि फिर भी जीतूंगा, हर चीज दाव पे लगा दूंगा। हालांकि जितना ये बेचारा बेइज्जत हो चुका है, इसे चाहिए कि रिटायर होकर आराम से फ्रांस के किसी पिंड में गर्म हमाम खोल ले। चूंकि जूतियों कपड़ों की दुकान इसने खोली तो औरतों ने इसे देख के फिर मारना शुरू कर दिया। वाहिद शख्स है जो बेचारा घर में अपनी बीवी को पता क्या कहता है, बात सुनो आज हांडी में वो अपना गोश्त में वो डाल लेना, वो जो मुझे बड़े चौक में नहीं लोगों ने मारा था, वो क्या थी यार, अरबी अरबी, वो पका लेना। और वो हांडी में वो कम डाला करो, वो मुझे जो कॉलेज के फंक्शन में मारे थे मुंह पे लोगों ने टमाटर, और इसमें उसका गोश्त डालना, वो जो होती है, वो जो देती है, वो जो लोग मुझे
मारते हैं संडे के संडे। अंडे अंडे की अम्मी मुर्गी। चलो मैं जा रहा हूँ, वो मुझे दो ना, मैं पहन के जाऊं। वो जो मुझे परसों सुबह गली में ही मारी थी लोगों ने, जूती दो मुझे। जितना मर्जी मजाक उड़ाते जाओ, मेरा ख्याल है फ्रेंच अवाम भी हमारे जैसी है। इन लोगों के जितने मर्जी स्कैंडल्स बनते जाए, अवाम फिर इन्हें वोट दे देती है। अच्छा जी, लगता तो ऐसे ही है। अच्छा जी सरकोजी साहब, खाओ 5 साल और अंडे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर को इस्तांबुल की तरह साफ सुथरा शहर देखना चाहता हूं। यार वैसे लाहौर ने भी क्या किस्मत पाई है। कोई हुक्मरान आके इसे लंदन बनाने के दावे करता है, कोई इसको पेरिस बनाने का ख्वाब दिखाता है, कोई हुकूमत आके इसको इस्फहान बनाना चाहती है, कोई अब इसको इस्तांबुल बनाना चाहती है। कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो ये कहे या ये दावा करे कि हम लाहौर को पुराना लाहौर ही बना देंगे। यार इस दफा इसने इस्तांबुल बन जाना है। वो मेयर बुलाया इस्तांबुल का इधर, उससे अफ्ताह कराया यहाँ की सफाई के लिए लाहौर की। अब वो इस्तांबुल का मेयर अफ्ताह करेगा तो इस्तांबुल बन जाएगा। जैसे वो चाबियां बनाने वाले चाबी पे चाबी रख के नहीं बना देते चाबी। वैसे मेरा तो मशवरा ये है कि मियाँ साहब, ये भाई साहब आए तो हुए हैं, ये सफाई का तो अफ्ताह आपने इनसे करवा लिया। लगते हाथ जनाब लाहौर में जो चोरियां डकैतियां हो रही हैं, इनकी रोकथाम का भी अफ्ताह इनसे करा दे। क्योंकि हजूर कूड़ा टप के बंदा घर पहुंच जाता है, डाकू नहीं टपया जाता। बरतानवी शहजादा हैरी जमाइका के शहरियों के दरमियान उसने देखो क्या शुरू कर दिया। अजीजा पहले खबर तो सुन ले पूरी। अब मेरे पोतरे दी गल होन रही हैरी दी। जमाइका के शहरियों के दरमियान नाच उठे, तेज तरीन दौड़ में भी हिस्सा लिया। बड़ा ही नाम रात तेज है, पता नहीं कहाँ आवारा फिरता रहता है ये हैरी। मैंने कहा जा तेरे दादे को नाश्ता बना के देना है, पीटर की दुकान से 30 दर्जन देसी अंडे लेके आ। ये सुबह का क्या हुआ पता नहीं कहाँ नाचता फिरता है। नाम मुराद अखबारों में आ गया, घर नहीं आया। फिलिप मुझसे नाराज हो रहा है, कहता कोई गल नहीं, आ जाता है। शहबाज शरीफ लंघन दिया होना, सड़कां बंद हो। उधर भी शहबाज शरीफ ही है। ते और की शहबाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान च नहीं होंदा, हर थां होंदा है। उत्तों उतरा वेखो बादशाह दा मुंडा है ते नचन दा शौक पै गया। कितने भी दुकान ते टेप लगी हो तो फटाफट गड्डी च उतर के नचन लग पई। हाले हफ्ता पहले चार्लस फड़ के ले आया, उन्हें मैनू आके कहा मामा इनू बाज कर, नाम रात लकी रानी दे फटे ते नचन दे। की क्या मुंडे ने मैनू सारी समझ आन नहीं, असी एडे भी बादशाह नहीं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये कुछ चंद साल पहले अगर नजर दौड़ाएं, बैक पे चले जाएं, यानी रिवाइंड कर लें अपने आप को, यार इजादात भी कोई नहीं थी, ना मोबाइल था, ना कोई इतनी गाड़ियां थी, ना कोई ये केबल शेबल थी, ना कोई इंटरनेट आया हुआ था, ना कंप्यूटर थे। मगर मेरी बात सुनो, ये मेरे व्यूअर्स बहुत मुझसे ये सवाल करते हैं कि अजीजी दानिस्ता तौर पर इंटरनेट कहता है और कंप्यूटर कहता है, या उसको पता नहीं है? सही लफ्ज है इंटरनेट। क्या? इंटरनेट। अच्छा। ये जो नई इजाद है कंप्यूटर, खुद नहीं तुम बता सकते, अब मैं ही सारा कुछ समझाऊंगी। नहीं वाकई मुझे नहीं पता कि तुम दानिस्ता कहते हो, मजाक करते हो, क्या कहते हो, तुम्हें पता नहीं है? खुदा का वास्ता खुद भी कुछ करो, बचा लो इस इंग्लिश को। अब मैं कितनी को वजाहत करूं आप लोगों को। यार इन इजादात के साथ साथ ये जितनी भी आ गई हुई हैं सहूलतें जो इंसान के लिए आई हैं, टेंशन इनसे ज्यादा बढ़ गई हैं, मसरूफियत इनसे ज्यादा बढ़ गई है, बीमारियां और ज्यादा फैल गई हैं, इंसान की उम्र कम होनी शुरू हो गई हुई है। तुम देखो ना, हर दूसरे तीसरे साल को नई बीमारी इंट्रोड्यूस हो जाती है। पिछले दिन वो कांगो वायरस था, अब वो डेंगू वायरस आ गया, आगे को सीधा वायरस आ जाएगा। यार ये क्या हो रहा है? ये यकीनन ये बात तो दुरुस्त है कि जो वक्त गुजर रहा है इंसानी मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन ये कहना कि बीमारियों में इजाफा हो रहा है और इंसान की ज़िंदगी जो है वो कम हो रही है, ये मेरा ख्याल कहना दुरुस्त नहीं है। साइंस के करिश्मे हैं
बड़े बड़े कमालात हैं साइंसी इजादात के, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में मेरा ख्याल है इनकलाबी सहूलतें पैदा हुई हैं। ये तो कुफरान नेमत वाली बात है। ये कहना है कि जनाब बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी जो है वो मसाइल से भरपूर होती चली जा रही है, ये मेरा ख्याल है कि ठीक देखो हर जगह पे मतका ना लगाया करो। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे पिंड में एक लैंड सुपरिटेंडेंट था, सारा दिन दफ्तर में भी गुजारता था और घर आके फिर कितनी देर शाम को वाहन वटता रहता था बैठ के। वो देखा हुआ तुमने जो वो हाँ, पता है मुझे। सूत्र बना रहे होते हाँ। तो फिर भी दिन खत्म नहीं होता, फिर आग के बेचारा जाके घर सोता। तुम बात कर रहे इतना हो, टाइम होता था तुम बंदे के बात पास। कर रहे हो बीमारियों की और सहूलतों की, वहीं तक बात रखो ना। हाँ, नहीं तो बीमारियां क्यों, फिर ये इजादात की वजह से मेरा ख्याल है आ गई। इजादात में बीमारियां कहाँ से भाई? मतलब बीमारियां फैलने की और बहुत सी वजूहत है। पहले भी लोग बीमार होते थे, पहले पता ही नहीं चलता था। मतलब कई बीमारियां ऐसी हैं जो खामोशी से इंसानी जान ले जाती थी और लोग ये समझते थे जिन्नों का साया है, फलां ये उसके बददुआ से मर गया, हालांकि वो मरा किसी और वजह से होता था। असल बात यह है कि अब साइंस ने बहुत सी सहूलतें पैदा की। बल्कि मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये तो वाकई बात ठीक कर रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं हमारे पिंड का बंदा है आशिक, और मैं उससे बड़ा डरता हूँ। मुझे पिंड वालों ने बताया हुआ कि भाई जी ये बददुआ देता है तो बंदा मर जाता है। मैं तो आते जाते उसे सलाम करता हूँ, चाचा आशिक क्या हाल है जनाब। मैं तुम्हें इतने यकीन के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले मुझे एक ही तरह की किताबों का खुलासा पढ़ने को मिला है। किताबें तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनका खुलासा एक जगह पे पढ़ने को मिला है। उनमें से एक किताब है द फ्यूचर इज़ बेटर देन यू थिंक, और ये किताब 2 मुसन्निफीन की मुश्तरका काविश है। एक उनमें से है पीटर डायमंडस और दूसरा है स्टीवन कोल्टर। और ये जो पीटर डायमंडस है, ये वो शख्स है जो एक्स प्राइज फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है। एक्स प्राइज फाउंडेशन वो तंजीम है जो दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी इजादात हैं साइंसी, हर साल उनमें से जो नुमाया इजादात हैं उनमें से कुछ लोगों को प्राइज देती है ये फाउंडेशन। ये उसने किताबें लिखी है, ये उसने और उसके एक साथी ने ये किताब लिखी है। दूसरी किताब है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडिसिन। जरा नाम पर गौर करो, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडिसिन, और ये किताब लिखी है एरिक टोपोल ने। अब इन दोनों किताबों में इस कदर यानी आंखें खोल देने वाली इजादात का जिक्र है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। तो ये इंग्लिश में है दोनों किताबें? नहीं, पंजाबी में है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर इंग्लिश में है दोनों तो को पढ़ते हुए प्रॉब्लम हो तो मुझसे फोन पे पूछ लेना। जी जरूर। अगर तो बड़ी अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें हुई तो फिर मुझसे पूछ लेना। अगर छोटी अंग्रेजी में हुई तो हमारे पिंड के नाई से पूछ लेना, उसकी भी इंग्लिश अच्छी है। क्या फजूल बात कर रहे हो। इन किताबों में एक ऐसी अजीब इजाद है इंसानी सेहत के हवाले से कि इंसान की अकल वाकई बाऊफ हो जाती है कि ये जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है, मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट हैं वो महंगे से महंगे तर होते चले जा रहे हैं। एक एक टेस्ट जो है हमारे यहाँ देख लो, ये जितनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं खाल उतार लेती हैं आपकी। और अब 2 या 3 साल तक तरक्की याफ्ता ममालिक में एटलीस्ट जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं ये बिल्कुल वॉश आउट हो जाएंगे और इनकी जगह लैब ऑन चिप LOC आ जाएगी। अब ये LOC क्या है? यानी छोटी सी चिप है जो इंसानी DNA के सैंपल को एनालाइज करेगी। और DNA क्या है? यानी इंसानी ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, जिसमें हर चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी से मुतालिक। वो उस यानी आप ब्लड के कतरे के ज़रिए इंसानी DNA को एनालाइज करेंगे और जितनी भी बीमारियां हैं उनकी तमाम तर तफसीलात वो छोटी सी चिप जो है वो तशखीस करके रख देगी सब कुछ। हाय हाय हाय। और इससे भी बढ़कर उस किताब में जिक्र है कि मोलेकुलर कंप्यूटर यानी मॉलिक्यूलर इतने छोटे कंप्यूटर इंसान के खून में दाखिल किए जाएंगे और फिर उनका यानी कांटेक्ट होगा आपके मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से, और आपके जिस्म के अंदर जब कोई भी यानी फॉरेन बॉडी, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी अटैक होगा, किसी भी जरासीम का हमला आपके जिस्म में होगा, आपके खून में कोई जरासीम शामिल होंगे, फौरी तौर पर आपके मोबाइल पर जो रेड लाइट है वो जलने लगेगी। यानी लो जी, ये शुरू से चिप बहुत महंगी बिकनी है। अच्छा, अखीर इसने रेडियो पे आ जाना, उसके बाद इसके साथ पैकेज देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अभी फिलहाल सुनने में यही लगता है, देखने में यही लगता है कि ये सिर्फ उमरा के चोंचले होंगे और सिर्फ जो है 1 या 2% दुनिया की जो आबादी है वो इससे मुस्तफीद होगी। जरा तुम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल देख लो ना। जब मोबाइल आए थे
तो यही लगता था ना कि ये मोबाइल सारी जिंदगी के लिए उमरा के हाथों में ही रहेंगे, बहुत महंगे थे। हाँ जी, अब हाँ जी, जो बंदा मोबाइल खरीदता था साथ एक बंदा रखता था वो मोबाइल उठाने वाला। ऐसे ही था ना। और अब मुझे बुजुर्गों ने बताया हुआ, मैं तो उस वक्त नहीं था इतने होश में। और अब तुम्हारी जनरेशन जब आई, अब देखो तुम, अल्लाह माफ करे, अब तो माई तंदूर वाली भी बेचारी साथ सुन रही होती है, सार रोटी उतार रही है, गल कर लेनी है तेरे ना, मैं रोटी ना साड़ खलो जाके है ना। तेरी गल सुन दिया मेरी आंखें ही धुआं पै गई। और जो दीगर साइंसी इजादात ने इंसान की जिंदगी में जो आसानियां पैदा की हैं, उस पर किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आई विल वेट। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, वो दोनों जो किताबें हैं वो वाकई छोटी अंग्रेजी में है या बड़ी अंग्रेजी में है? अजीज साहब, आज की हस्बे डाक शुरू कर दूं? तुम इससे क्यों पूछती हो? मुझसे क्यों पूछते हो? इससे पूछो तुम, इससे पूछो ना। साड़ी जाते हो तुम, यरा को अगर कहो चरी वो जायो तो ले ही ले मुझसे। दोबारा करो, क्या किया था? इससे तुम क्यों पूछती हो? अच्छा जी, आमना यूनुस लाहौर से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आपके शो की वजह से मैं अपनी स्टडीज की टेंशन भूल जाती हूँ। बेटा, स्टडीज की टेंशन ही भूलना, स्टडीज ना भूल जाना प्लीज। वरना एंकर बन जाओगी। मेरा अजीजी साहब से एक सवाल है कि दानिश्वरों के बाल तो सोच सोच कर सफेद हो जाते हैं, फिर आपके बाल ऐसे काले कैसे होते जा रहे हैं? राज तो बताएं, कहीं कोई नया कलर? चलें आप खुद ही बता दें। क्या 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 है इन्होंने? कह रहे हैं कि आप कोई हेयर डाई यूज करते हैं, कोई कलर पूछ रहे हैं कि बालों को रंगते हो, बाल काले करते हो? क्या मतलब, बाल काले भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। नहीं, वाकई मुझे बताओ तो सही, रंग लगाते हैं बालों को जी काला? अजीजी साहब, नहीं। डाई मिलते हैं, डाई करते हैं, आप बालों को कलर करते हैं, जो आपका दिल करे वो। वाकई यार, साइंस कितनी तरक्की कर गई है, बाल काले करने वाला रंग निकल आया हुआ है। जी बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता? मतलब जिस तरह ये दीवार रंग करते हैं, इसी तरह बुरश लेके तो बाल काले कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए होए, मैं भी कहूँ इसके बाल कैसे काले इतने हो जाते हैं? तो वाकई तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल यार, ये बड़ी खुशखबरी है कि बाल काले करने वाले एक रंग निकल आया हुआ है। बस दुआ करो कि अब 30-40 साल बाद भी ये मार्केट में मिलता हो। 30-40 साल बाद? नहीं यार, अभी दमदमा बहुत छोटा है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दमदमा तो अभी बेचारा बहुत ही छोटा है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि 90 साल के बाद बाल दोबारा स्याह हो जाते हैं। अच्छा, 90 साल बाद? वाह वाह वाह, यानी 90 वो 30-40 ये, अभी मेरा तो काफी 150 साल का कोर्स पड़ा हुआ है। अच्छा जी, सलाम टू ऑल डियर अजीजी भाई। अगर आप वालेकुम अस्सलाम। अजीजी साहब, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और आपको इन लोगों को इंतखाबी निशान अलॉट करने पड़े तो क्या करेंगे, जरूर बताइएगा। फिरदौस आशिक अवान, शेख रशीद, चौधरी शुजा, शहबाज शरीफ और बाबर अवान। आराम आराम से बोलो ना। फिरदौस आशिक अवान, गंडासा, शेख रशीद, शादी कार्ड, चौधरी शुजात, सूफी, शहबाज शरीफ अल्लाह वारिस और बाबर अवान। ब्रीफ केस। अच्छा जी, हसीब यूएई से लिखते हैं, जुनैद साहब, अजीज साहब और नाजिया साहिबा को सलाम और हस्बे हाल की पूरी टीम को भी। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, आपको मुबारक हो, क्या बात है, आप जैसा जद्दोजहद करने वाला शख्स। जद्दोजहद क्या? ये दलदल में फंसी ट्रॉली निकाल लेता है। क्या करते हो तुम? क्या करते हो यार? उस बच्चे ने कहीं मुझे घर में काम करते हुए देख लिया होगा। लिखते हैं कि अगर आप जैसा शख्स अपने हक के पकौड़ों के लिए लड़ना छोड़ देगा तो फिर हम जैसे बेकस लोग अपने हक की जद्दोजहद के लिए किसकी तरफ देखेंगे? नहीं मेरे भाई, ये बात ना करो। आज मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं थोड़ा सा तरला करूं तो मुझे पकौड़ा मिल जाता है। अच्छा जी, फहीम इस्लामाबाद से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। अजीजी अंकल और जुनैद अंकल, पहले तो ये हुआ करता था कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ट्रीट करते थे कि वो क्लिनिक पर जाने पर मजबूर हो जाते थे। अब स्कूल्स में टीचर का भी यही हाल है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, अब ऐसे ही होता है। बेशुमार ऐसे टीचर हैं जो
क्लास में बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि वो फिर उनके ट्यूशन सेंटर पे बेचारा हाजिर होता है, उधर फिर उसे पढ़ाते हैं, तो फिर सबको कहते हैं वालिदैन को कि जी आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वेल डन, वेरी गुड। और अगर ना उनका ट्यूशन सेंटर में जाता हो तो वो हर दूसरे दिन कॉपी पे लिख के भेज देते हैं, वेरी नलायक, ट्यूशन इज मस्ट, मेरे को हो जाते बड़ी वधिया है। सजाएं देते हैं, बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं, बच्चों के सामने उस बच्चे को यलील करते हैं जो नहीं आता। अक्सर ऐसे होता है, कई अच्छे भी हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं ऐसा काम करते, मगर हैं ऐसे लोग, अब ज्यादा हो गए हुए। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली मेल में लिखा है, जुनैद अंकल आज आपसे एक सवाल है, ये तस्वीर देखें और बताइए कि ये परिंदों के लिबादे में कौन शख्स है, सच बताना है और किसी शख्स को शक का फायदा नहीं देना। दिखाओ तस्वीर। ये देखें। ये चिड़िया और चिड़े की लड़ाई है, इस दवाजी झगड़ा है। मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, इस पर मैं किसी के मामलात में क्या बोल सकता हूँ, मुदाखलत वाली बात। वो चिड़ी चिड़े की बात हो रही है, मेरी तरफ क्या इशारे कर रहे हैं? मैंने वो किया इशारा। हद हो गई है यार, वो मामला पूछ रही यार, दिखाओ यार तस्वीर फिर से, मैं बता देता हूँ ऐसी कौन सी बात है। देखें। हाय हाय हाय, सीधा सीधा साहब नजर आ रहा है। ओहो, वो चिड़िया ने चिड़े को बहुत ज्यादा गालियां निकाली है, बड़ी उसकी बेइज्जती की है। चिड़े ने फिर पंजे के साथ उसका मुंह बंद किया कि जान दे भलिए लोके की हो गया तेनू, 2 दाने मैं वध की खा गया, तू तो मेरा सारा खानदान ही भुन छड़े। तेरे घर वाले किन्नी किन्नी देर आके घोंसले च रहिंदे ने, मैं कभी किसी ने कहा कुछ? मैंने कहा था ना, एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सपर्ट ही होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, रस्मी बातों की बजाय मेरा ख्याल है सीधा मतलब की बात पे आते हैं। बहुत अच्छे, यानी आपने पैंदी सट्टे ही मुझे मतलबी करार दे दिया। पैंदी सट्टे का मतलब? यानी आगाज में ही आपने हमें मतलबी करार दे डाला। मेरा मतलब था कि सीधा सीधा मकसद की बात पे आते हैं। हाँ, यूँ कहिए, अगर मकसद की बात होगी तो हमें भी खुशी होगी, चूँकि शाह महमूद कुरैशी एक बामकसद आदमी है और शाह महमूद की सियासत, इमानत, दयानत, शराफत, सदाकत, शुजात सब मकसद पर मबनी होते हैं। और ये शुजात दलेरी वाला है, कहीं गुजरात वाला ना समझ लीजिए। शाह जी, सीधा सा सवाल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर आपके मामलात वाकई बहुत खराब हो गए। बहुत बुरा फंस गया वहां, ना आगे जान जोगा वहां, ना पीछे जान जोगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है जुनैद सलीम साहब, शाह महमूद ने कभी चश्मे तसव्वुर में भी ये नहीं सोचा था कि किसी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा हो और किसी इंतहाई अहम मौजू पे शाह महमूद रायजनी करने ही लगे और पार्टी का लीडर कह दे, शाह जी तुसी चुप करो, हाँ जी तुसी की कहंदे हो। इसीलिए आज हम CEC की मीटिंग में नहीं गए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब आप ही फरमाइए, इस सानहे के बाद अगे पई चाह पीन नु दिल करेगा? पार्टी हाजा ने मेरे जज्बात ही नहीं, मेरी चाय भी ठंडी कर दी। पार्टी हाजा क्या मतलब? आप सब जानते हैं हामिले रुक्का हाजा, जुनैद बाजा बाजा। अच्छा जी, ये फरमाइए कि खान साहब से इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या बनी? ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट। जरा गौर कीजिए, हमसे बाइकाट करवा के हमारा हल्का खाली कर दिया और कल का बच्चा हमारे हल्के से, हमारी कछार से 93,000 वोट ले गया। जुनैद सलीम, 93,000। अगर मुझे 93,000 मिला होता, मैं उसमें थोड़े से और डाल के नया 1 to 5 ले आता। शाह साहब, वो कल का बच्चा नहीं, वजीर आजम का बच्चा है। ओ, तभी मैं भी कहूं ये बच्चा इतने ज्यादा वोट कैसे ले गया। हर शख्स निकल पड़ा उसे वोट देने के लिए। यूं निकला जैसे सहरी के वक्त हर बंदा दही लेने नहीं निकलता। इतनी इतनी लंबी लाइन, इतनी इतनी लंबी लाइन, इतनी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। शाह जी, इतनी इतनी लंबी नहीं, बहुत लंबी लाइन थी। भाई, अब हमारे हाथ जहां तक पहुंचते हैं, हमने तो उतनी ही लंबी बतानी है ना।
ज्यादा लंबी करनी है तो आप हाथ पुआ दें। कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाऊं जुनैद सलीम साहब, हमारे ही मुरीदैन हमारी कदम बोसी करके उस बच्चे को वोट डालने जाते रहे। हाँ, याद आया, एक सितम जरीफ ने तो ये सितम भी ढा डाला कि हमें ही आके कहने लगा, साईं दुआ करे गिलानी सरकार दा पोत्र जीत गए। और सितम बालाए सितम ये कि हमने भी आदतन दुआ कर डाली। तो फिर 93,000 वोट तो निकलना ही था। आपका मतलब है कि ये आपकी दुआ का करिश्मा है। तो और क्या जनाबे वाला, वरना इतने मासूम बच्चे को कोई इतने वोट देता है। ये कोई वो इलेक्शन तो नहीं है, बालो कुड़ियो वंडी दे वोट लई जाओ। जी, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये गम खाया जा रहा है कि हल्का हाथ से निकल गया। अब वो हल्का हमारे लिए हल्का नहीं रहा, बहुत भारा हो गया है। शाहजी, अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो आपको उस वक्त एमएनए-शिप से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बस उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। इस निके जे मुंडे ने नहीं छड़िया मुंह हान जोगा। चलिए शाह जी, पार्टी की तरफ चलते हैं। ये अब किस पार्टी की तरफ जाना? मेरा मतलब है कि पार्टी के मामलात की तरफ आते हैं। हाँ, मामलात डिस्कस कर लेते हैं। जी शाह जी, ये जो तहरीके इंसाफ का सुनामी था, कुछ ठंडा नहीं पड़ गया? ठंडा पड़ गया है जी भाई, सुनामी ठंडा ही होता है, समंदर से निकलता है, गर्म हमाम से नहीं निकलता। मेरा मतलब ये था कि आपके सुनामी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि सुनामी रास्ते से सवारियां भी ना उठाए? सुनामी है कि लोकल बस है? भाई, कुछ सवारियां दूर से ट्रंक उठा के आ रही होती है, कुछ सवारियों के साथ बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल जी। तो रुकना तो पड़ता है। भाई साहब, नई सवारियां बिठाने के चक्कर में पहले से बैठी हुई सवारियां ना उतरना शुरू हो जाए। फिक्र ना कीजिए, कोई नहीं उतरता। हमने पहले बैठी हुई सवारियों के मनोरंजन के लिए बस में VCR पे गाने लगाए हुए। मारवी मेमन भी आपकी इस बस में सवार होते होते रह गई, लेकिन दूसरी बस में चली गई। मारवी का मामला कुछ यूं है जुनैद साहब, मारवी हमारी ही बस पे सवार होने वाली थी, टिकट इशू हो चुका था। बस हुआ क्या कि दूसरी बस के कंडक्टर की सदा उनकी समात तक पहुंच गई, इधर आ जाओ, फ्रंट सीट खा लीजिए। अब सीट, और वो भी फ्रंट, कौन छोड़ता है? किसी भी सियासतदान के लिए फ्रंट सीट उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी मरासी के लिए करेले गोश्त। ये था आपका हस्बेहाल। अपना फीडबैक खतूत, मैसेजेस, ईमेल और खास तौर पर फेसबुक पर देना ना भूलिएगा। मोहतरम, आपका फेसबुक एड्रेस वही है ना, facebook.com/hasbehal.official। एग्जैक्टली। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।